हाँ भाई, दिख रही है सबको? ये फोटोशॉप दिखने लग गया सबको? जैसा दिख रहा है। चलो तो शुरू करते हैं। देखो भाई, हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था इसको? कल हम लोगों ने मूव टूल के बारे में बात कर ली थी, और एक हमने ये मार्क्यू सिलेक्शन टूल के बारे में भी बात करी थी। तो आज हम इससे आगे की बात करते हैं। थोड़ा सा इसको साइड में रख लेता हूं। देखो भाई, आज हमारे पास क्या है, मैं नई नई फाइल ले रहा हूं वापस से। ये सबको आ चुका होगा आपको। कंट्रोल एन दबाकर हम एक न्यू फाइल ले सकते हैं। यहाँ से आप अपना फॉर्मेट चूज कर सकते हैं, कौन सी साइज का टेम्पलेट हमारे को रिक्वायरमेंट है। एंड देन आफ्टर हम उस पर क्लिक करके ओके करके हमारी यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारी एक कैनवास क्रिएट हो गई। ध्यान रखना, फोटोशॉप में जब भी हम कैनवास क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास एक ही लेयर आती है। उसके बाद आप जितनी भी लेयर्स बनाते हो आप अपनी मर्जी से बना सकते हो। जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक ही लेयर शो हो रही होगी हमारे को, ठीक है। बाकी फिर हम अपनी मर्जी से कितनी भी बना सकते हैं। तो आज क्या है, हम लोग थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे भाई, इन टूल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। अब तक मैंने इन टूल्स का डायरेक्ट यूज बताया आप लोगों को, इसके अंदर जो इसकी प्रॉपर्टीज आती है इसके बारे में नहीं बताया मैंने आप लोगों को कि भाई ये प्रॉपर्टीज क्या होती है इसकी, ठीक है। तो चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं आज थोड़ा सा हम लोग। देखो क्या होता है भाई कि यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले तो आ रहा है एक मूव टूल। अब मूव टूल का काम क्या होता है आप लोगों को बता चुका हूं मैं पिछली 2 क्लासेस में भी, कि मूव टूल किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने का काम करता है। जैसे अभी कैनवास पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये किसी को मूव नहीं कर सकता। लेकिन जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट मतलब मैं यहाँ पर किसी शेप की बात कर रहा हूँ, कुछ भी हो सकती है, फोटो हो सकती है, कोई शेप हो सकती है जिसमें कलर डाला हुआ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं हम। तो यहाँ पे अभी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे अगर हम कोई एक ऑब्जेक्ट बना भी लेते हैं और उसके अंदर कोई कलर भी फील कर लेते हैं, एंड देन आफ्टर उसके अंदर कोई कलर भी फील कर लेते हैं, तो फिर ये एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। फिर हम इस मूव टूल की मदद से इस ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं। तो आज हमारे पास यहाँ इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, इन प्रॉपर्टीज को देखेंगे भाई। देखो इसकी प्रॉपर्टीज में सबसे पहले ऊपर आ रहा है आपके सामने ऑटो सेलेक्ट। ये दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन यही आ रहा है, ऑटो सेलेक्ट। देखो भाई ऑटो सेलेक्ट होता क्या है, एक्चुअली में क्या होता है। देखो मैंने क्या करा, इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा छोटा कर लिया और यहां रखा, इसकी एक और डुप्लीकेट बना दी, फिर इसकी एक और डुप्लीकेट बना दी। कुछ इस तरह से मैंने 3 ऑब्जेक्ट बनाए यहाँ पे, और इसके अंदर मैंने कलर चेंज कर लिया। और ये सब चीजें मैंने आपको बता रखी है कि अगर हम डुप्लीकेट बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। ऑल्ट दबा के हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ के खींचते हैं तो उसकी डुप्लीकेट बन जाती है। और अगर हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो मैं जस्ट सिंपली उसके ऊपर क्लिक करूंगा, कंट्रोल दबा के उसकी लेयर पे क्लिक करूंगा, तो वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये देखो, इस कुछ इस तरह से सेलेक्ट हो गया ये ऑब्जेक्ट मेरा। अब मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होने के बाद यहाँ से अपना हिसाब से कलर चूज कर सकता हूँ, जो भी कलर मुझे इसमें फील करना है। देन आफ्टर मैं इसमें फील कर सकता हूँ ऑल्ट बैक स्पेस दबाकर, ये शॉर्टकट भी आपको बता रखी है। ऐसे ही इसमें कलर डालना है तो पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे इसकी लेयर को, फिर कंट्रोल दबा के इसकी लेयर पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक यहाँ से कोई भी कलर चूज करेंगे जो इसमें फिल अप करना होगा हमें, और देन आफ्टर हम इसके अंदर कलर फिल कर देंगे। तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये ऑब्जेक्ट के अंदर 3 ऑब्जेक्ट बन गए डिफरेंट डिफरेंट कलर के। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट की। देखो तो ऑटो सेलेक्ट ऑप्शन बहुत काम का ऑप्शन होता है। अगर मैं देखो यहाँ पे टिक लगा हुआ आ रहा है ऑटो सेलेक्ट पे, अगर इस पे क्लिक करके इसको हटा दूं तो अब क्या होने वाला है कि अभी आपकी जो भी लेयर सेलेक्ट है ना, अभी देखो आपकी ये पिंक वाली लेयर सेलेक्ट है, अगर मैं यहाँ पे ये ब्लू वाली को पकड़ के भी खींचता हूं तब भी पिंक वाली ही मूव होगी। कारण क्योंकि लेयर कौन सी सेलेक्ट है, पिंक वाली सेलेक्ट है। अगर मैं ग्रीन को पकड़ के खींचता हूं तब भी पिंक वाली मूव होगी, क्योंकि आपने लेयर सिर्फ पिंक वाली सेलेक्ट कर रखी है। तो अब ऑटो सेलेक्ट ऑप्शन हटाने से क्या हुआ कि आपको जो भी ऑब्जेक्ट पे काम करना है पहले आपको उसकी लेयर सेलेक्ट करनी पड़ेगी, फिर आप उस ऑब्जेक्ट पे काम करोगे। लेकिन अगर मैं ऑटो सेलेक्ट ऑन कर देता हूं तो उससे क्या फायदा होता है कि मुझे लेयर सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे भी क्लिक करूंगा तो लेयर अपने आप सेलेक्ट हो जाएगी। ये देखो मेरे को लेयर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, मैं डायरेक्टली किसी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूं तो वो लेयर अपने आप सेलेक्ट हो रही है और मेरा वो ऑब्जेक्ट काम करना शुरू कर रहा है। तो कुछ इस तरह से ऑटो सेलेक्ट ऑप्शन मोस्टली लोग क्या करते हैं, ऑन करके रखते हैं, ताकि हमें बार बार लेयर सेलेक्ट करनी ना पड़े। हम सिंपली जिस ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देंगे, या देखो मैं ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, लेयर अपने आप सेलेक्ट हो रही है। लेकिन अगर मैं ऑटो सेलेक्ट हटा देता हूँ यहाँ से, अब मैं ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो लेयर अपने आप सेलेक्ट नहीं हो रही है, फिर आपको खुद मैन्युअली सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो ये आप दोनों आपके हिसाब से, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो आपको ऑटो सेलेक्ट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है।
फिर उसके बाद एक इसके आगे एक ऑप्शन आ रहा है शो ट्रांसफॉर्मेशन कंट्रोल्स। वैसे इसकी रिक्वायरमेंट तो नहीं है, फिर भी लेना चाहते हो तो इसको टिक कर दो। इसको टिक करते जो लेयर सेलेक्ट होगी देखो इसके चारों तरफ ऑटोमेटिकली डॉट बटन आते रहेंगे। और ये डॉट बटन कब आते हैं? जब हम कंट्रोल टी दबाते हैं। आपको याद होगा कुछ कंट्रोल टी वाला ऑप्शन बताया था मैंने आप लोगों को, जिससे हम ऑब्जेक्ट की साइज को क्या कर सकते हैं, कॉर्नर से पकड़ के इस तरह से छोटी बड़ी कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि हमको कंट्रोल टी दबाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और ये बाय डिफॉल्ट ही ऑन रहेगा हमेशा के लिए। हमेशा के लिए ऑन हो गया। आप जो भी लेयर सेलेक्ट करोगे उस लेयर पे अपने आप ऑन हो जाएगा। ये देखो ऑन हो रहा है। तो क्यों ऑन हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे शो ट्रांसफॉर्मेशन कंट्रोल क्या कर दिया है, इसका ऑन कर दिया है। अगर हमें ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई हर ऑब्जेक्ट के ऊपर ये ऑप्शन आने नहीं चाहिए, तो हम इसको क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। ये आप चाहो तो इसको ऑन करके रख सकते हो, आप चाहो तो ऑफ करके रख सकते हो। तो ये दो ऑप्शन तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। इसमें इतना कुछ ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड वाली चीज नहीं थी, बहुत सिंपल ऑप्शन था कि आपको मूव टूल में कैसे यूज करना है। अब ये बाकी के जो दो सेक्शन बने हुए आ रहे हैं हमारे पास भी, ये दो सेक्शन एक्चुअली होते किस चीज के हैं? ये होते हैं अलाइनमेंट के। अलाइनमेंट का मतलब समझते हो? अलाइनमेंट का मतलब होता है कि भी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलाइन करना, या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो हमारे को तो उनके बीच में स्पेस बराबर करना, उनको एक प्रॉपर मार्जिन देना, एक सेट करना उनको। जैसे ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे समझाता हूं कि मैंने एक ग्रीन वाला एक ऑब्जेक्ट लिया और इसकी साइज थोड़ी सी इतनी बड़ी कर दी, यहाँ देखो कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये ग्रीन वाले पिंक वाले को साइड में रखता हूं, और ये ग्रीन वाला ये ब्लू वाला है मेरे इसके अंदर है। अब क्या होता है देखो, इसके अंदर मेरी एक पिंक वाली जो लेयर है वो सबसे ऊपर है, यानी कि इसको मैं ऑफ ही कर देता हूं, अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अभी मुझे इन दो ऑब्जेक्ट की जरूरत है, जिसमें ब्लू वाला छोटा ऑब्जेक्ट है और ग्रीन वाला बड़ा ऑब्जेक्ट है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो ब्लू वाला ऑब्जेक्ट है ये ग्रीन के अकॉर्डिंग अलाइन हो, यानी कि इस ग्रीन के टॉप पे चला जाए, इस ग्रीन के बॉटम पे आ जाए, इस ग्रीन के सेंटर में आ जाए। कोई आपको बोले कि भाई मान लो कि मुझे ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सेंटर में रखना है, तो आप ऐसे मैन्युअली रखोगे, तो आप गारंटी दे सकते हो कि मैन्युअली में ये चीज बिल्कुल सेंटर में आ रही है नहीं आ रही है? तो ये प्रोफेशनल काम नहीं होता हमारा। प्रोफेशनल काम कैसे होता है कि भाई इस ब्लू वाली लेयर को इस ग्रीन वाली लेयर के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है हमारे को, तो आपको दोनों लेयर सेलेक्ट करनी पड़ेगी भी पहले। तो करना कैसे है, पहले अपनी एक लेयर सेलेक्ट करो जो आपने कर रखी है, फिर शिफ्ट दबाकर रखना है आपको। शिफ्ट बटन को क्या करके रखना है, दबा के रखना है यहाँ पे। तो शिफ्ट बटन दबा के रखो और फिर आपकी दूसरी लेयर सेलेक्ट कर लो आप। तो दोनों लेयर एक साथ सेलेक्ट हो गई अब आपकी। अब जब दोनों लेयर एक साथ सेलेक्ट हो गई तो देखो ये ऑप्शन भी ऑन हो गए होंगे, यहाँ से हो गए ना ऑन। तो देखो इस ऑप्शन का मतलब क्या है, फर्स्ट का कि ये इसके टॉप में ले जाएगा इसको। तो ये देखो ये इसके बिल्कुल टॉप में चला गया, ये इसके बिल्कुल सेंटर में आ गया, ये इसके बिल्कुल बॉटम पे आ गया। तो यानी ये तीनों ऑप्शन का मतलब होता है ये टॉप, ये सेंटर, ये बॉटम। और ये होता है लेफ्ट, ये होता है सेंटर, और ये होता है राइट। तो इस तरह से आप इसको कहीं पर भी रख सकते हो। जैसे मान लो मुझे इस जगह पे रखना है, तो इस जगह का मुताबिक हो गया लेफ्ट टॉप, तो ये तो हो गया टॉप और ये हो गया इसका लेफ्ट, इस तरह से। और अगर मुझे इसको बिल्कुल सेंटर में रखना है तो मैंने बोला मिडिल सेंटर एंड अलाइन सेंटर, तो ये दोनों तरफ से सेंटर हो गया। तो अब आपको बात समझ में आ गई कि ये ऑब्जेक्ट, ये ऑप्शंस क्या काम करते भी, ऑब्जेक्ट को अलाइन करने का काम कर रहे हैं। अलाइन मतलब उनको एक सीक्वेंस में रखने का काम कर रहे हैं। इन ऑब्जेक्ट की मदद से मैं डेटा को सीक्वेंस में रख सकता हूं। बस यहां तक क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट इस अलाइनमेंट के अंदर? नो सर। देखो अलाइनमेंट का काम सिर्फ इतना से होता है, लेकिन ध्यान रखना ये ऑप्शन तभी ऑन होंगे जब आपकी एक से ज्यादा लेयर सेलेक्ट होगी। अगर मेरी कोई एक लेयर सेलेक्ट होती है तो ये ऑप्शन काम करना बंद कर देंगे। कई बार बच्चे क्या सोचते हैं, सर ये ऑप्शन काम ही नहीं करते हैं। तो वो काम इसलिए नहीं करते भी आपने एक ही लेयर सेलेक्ट कर रखी है। सॉफ्टवेयर हमेशा अपने क्राइटेरिया को पूरा करके ही काम करता है। जब आप उसकी क्राइटेरिया पूरी फुलफिल करोगे तभी ऑप्शन काम करेगा। तो ये ऑप्शन तभी काम करते हैं जब आपकी एक से ज्यादा लेयर सेलेक्ट होती है। तो जैसे ही मैं दूसरी लेयर भी शिफ्ट दबाकर सेलेक्ट करता हूं तो ये ऑप्शन क्या करना शुरू कर देगा, काम करना शुरू कर देगा। और फिर मैं इसको अपने हिसाब से कहीं पर भी अलाइनमेंट करवा सकता हूं जहां मुझे इसे अलाइन करवाना है। ये हुई बात इस चीज की। अब ये वाले जो ऑप्शन होते हैं इसके जस्ट आगे वाले, ये भी कुछ इसी तरह के होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, ये स्पेस जो दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट होते हैं उनके बीच में स्पेस को मेंटेन करते हैं। अब स्पेस कैसे मेंटेन करते हैं वो देखो, मैंने ग्रीन कलर के ऑब्जेक्ट को वापिस से क्या कर दिया भाई, छोटा कर दिया। सॉरी, पहले मैंने दोनों लेयर सेलेक्ट कर रखी, मैं एक लेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ सिंगली। यहाँ पे मैंने ग्रीन वाली लेयर सेलेक्ट करी, कंट्रोल टी करा इसको,
देन मैंने कॉर्नर से पकड़ के इसको भी छोटा कर दिया, इसका जितना ही बना दिया और उसको उठा के यहाँ रख दिया। और उसके बाद मैंने इस ब्लू वाली लेयर को भी यहाँ रख दिया और उसके बाद ये पिंक वाली लेयर भी ऑन कर ली। अब आपको दिख रहा होगा, देखो ये तीनों ऑब्जेक्ट बहुत अलग अलग जगहों पे पड़े हैं। मुझे चाहिए कि ये तीनों एक सीक्वेंस में आ जाए और बीच में उनके बीच में स्पेस भी बराबर आ जाए। तो मैंने तीनों लेयर को सेलेक्ट कर लिया, पहली लेयर सेलेक्ट करी, शिफ्ट दबा के लास्ट वाली लेयर सेलेक्ट करी, तो सारी लेयर सेलेक्ट हो गई इसके अंदर। देखो आपकी, अब देखो ये वाले ऑप्शन भी ऑन हो गए होंगे। ये वाले ऑप्शन तो कब ऑन होते हैं, जब आपकी 2 लेयर सेलेक्ट होती है। और ये वाले ऑप्शन कब ऑन होते हैं, जब आपकी 2 से अधिक लेयर सेलेक्ट होती है। 2 से अधिक में 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। तो देखो अब मैं इस पर क्लिक करता हूं तो देखो टॉप से करता हूं तो ये मिडिल सेंटर से सेट करेगा इसको, और ये इसको बिटवीन, ये होता है बिटवीन स्पेस। स्पेस बिटवीन का मतलब हो गया कि भैया इनके बीच में देखो स्पेस बिटवीन आ गया होगा बराबर, यहां से यहां तक का जो स्पेस है वो बराबर आ गया इनके बीच का। तो इस तरह से मैं इनको इक्वली सेट कर सकता हूं। ये बात की बात है, हम बाद में देखेंगे इसको। तो मैं यह देखो, अगर मैं इन ऑब्जेक्ट को, जैसे मैंने इसको यहां रख दिया और इसको यहां रख दिया, जैसे मान लो इसका स्पेस और इसका स्पेस बराबर नहीं आ रहा है और हमें एग्जैक्ट स्पेस चाहिए, तो मैंने तीनों लेयर को सेलेक्ट करा और इनके बिटवीन स्पेस क्रिएट कर दिया। तो ये देखो ऑटोमेटिकली उसके बीच में क्या कर लेगा, स्पेस क्रिएट कर लेगा और बराबर स्पेस के साथ काम करेगा। तो इस तरह से अगर हमारे को स्पेस बराबर रखना है तीनों के बीच में और उनको अलाइनमेंट करना है, तो हम मूव टूल की ये प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ये हो गया आपका मूव टूल की कंप्लीट प्रॉपर्टीज, कि इस मूव टूल की प्रॉपर्टीज का क्या रोल है। यहां तक आ गई ना बात समझ में? यस सर। भाई एक चीज और बता देता हूं मैं आप लोगों को, कि एक तो जब आप लोग क्लास ले रहे हो ऑनलाइन, तो इनमें से कोई, आप में से कोई ऐसा है जो मोबाइल छोड़ के चला जाता है और क्लास चल रही है? है क्या कोई ऐसा? नो सर। सर बट हाँ? मैं इसलिए नहीं बोल रही इतने टाइम से क्योंकि मेरे को अभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो मैं अभी कुछ बोल ही नहीं रही। मैं अभी तक भी समझ नहीं आ रहा इसमें, तुमने प्रैक्टिस करी इसकी एक भी? नहीं सर, मुझे प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिला ना, वही तो प्रॉब्लम है। तो बताओ फिर कैसे समझ में आएगा? मैं तो प्रैक्टिस के लिए, तो मैं कब से बोल रहा हूँ कि बिना प्रैक्टिस के तो ये कब कभी आएगा ही नहीं, समझ में नहीं आएगा। ये सॉफ्टवेयर ही ऐसे आए, कोई कोई बेसिक का सॉफ्टवेयर थोड़ी है एमएस वर्ड एक्सेल जो ऐसे ही बिना प्रैक्टिस के भी चलो कभी 2-4 दिन बाद कर लेंगे तो काम चल जाएगा हमारा। इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है, इसमें तो भैया डेली प्रैक्टिस चाहिए, जितना पढ़ रहे हो उतनी प्रैक्टिस चाहिए आपको। और जिसके पास हाँ सर। सॉफ्टवेयर, उसके लिए तो मैंने पहले बता दिया, मैं लिंक डाल दूंगा और आपको सॉफ्टवेयर वहां से डाउनलोड कर लेना आप। और सर सॉफ्टवेयर तो ठीक है, और आप वो वीडियो भी देने वाले थे ना फर्स्ट डे वाला, हाँ, वो तो वो वीडियो वीडियो क्या भी। है, एडिट करके डालूंगा। यूट्यूब वाला चैनल था ना जो मेरा, उस पे मिल जाएगा आपको वो वीडियो, वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो, देख भी सकते हो। ओके। वो एडिटिंग करूंगा मैं, आज एडिटिंग करूंगा उसकी। उसमें क्या है, वो लेंथी वीडियो है बहुत ज्यादा, कुछ चीजें काटनी पड़ेगी बीच बीच में से। वो वीडियो भी मिल जाएगा आप लोगों को, लेकिन भैया प्रैक्टिस भी जारी रखना अपनी। तो चले अब मूव टूल के बाद वाले ऑब्जेक्ट पे चलता हूं मैं। यहां से हमने आज तो प्रॉपर्टीज देखी है मूव टूल की, ये वाली प्रॉपर्टीज सारी कंप्लीट कर ली हमने। देखो भाई, मैं अभी क्या है, आपको कोई चीज बनाना नहीं सिखा रहा हूं, ध्यान से समझ लेना एक बात मेरी। हम कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं आपको भी कोई लोगो बनाना सिखा रहा हूं या एग्जैक्ट कोई बैनर बनाना सिखा रहा हूं, नहीं भैया। वो सारी बातें बाद की है, पहले अपन को टूल्स कंप्लीट करने हैं, इसकी प्रॉपर्टीज कंप्लीट करनी है कि किस टूल से, किस प्रॉपर्टीज से एक्चुअली हमारा क्या क्या काम हो सकता है। एंड देन आफ्टर, फिर उसके बाद हम इस चीजों के ऊपर असाइनमेंट्स पे काम करेंगे, जैसे कि हम कोई लोगोस वगैरह बनाएंगे इसके अंदर, कोई अफेक्टिबल चीजें क्रिएट करेंगे इसके अंदर, या और भी बहुत सारी चीजें होती है, बैनर होता है, फोटो एडिटिंग होती है, बहुत सारे काम होते हैं खैर फोटोशॉप में, तो वो सारे काम करेंगे। लेकिन पहले हमारे को इन प्रॉपर्टीज को क्लियर करना पड़ेगा। तो ओवरऑल, एक तो या तो जो अभी शॉर्टकट बताई जाती है वो उस टाइम लिख लो, नहीं तो फिर जब आपको वीडियो मिल जाएंगे तो उस टाइम पे आप वीडियो को पॉज करके भी आराम से अपनी शॉर्टकट्स वगैरह लिख के उसको देख देख के भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब हम बात करने जा रहे हैं आज अपने नेक्स्ट टूल, यानी कि इस मार्क्यू सिलेक्शन टूल की। देखो, जैसा कि मैंने बताया था आपको, मार्क्यू सिलेक्शन टूल क्या होता है, ये एक सिलेक्शन क्रिएट करता है भैया, और एक अलग अलग शेप में क्रिएट करता है। यहाँ टोटल हमारे पास 4 शेप होती है, रेक्टेंगल, और ये सर्कल, एक सिंगल रो और एक सिंगल कॉलम। ज्यादातर ये 2 ही काम आती है, रेक्टेंगल और सर्कल। यानी कि रेक्टेंगल की मदद से मैं एक स्क्वायर टाइप की शेप बना सकता हूँ कुछ इस तरह से,
और सर्कल की मदद से मैं एक सर्कल शेप क्रिएट कर सकता हूँ कुछ इस तरह से, यानी सर्कल क्रिएट कर सकता हूँ। अब इन चीजों में होता क्या है इसको समझते हैं। देखो भाई क्या होता है कि इन सिलेक्शन की मदद से आप चीजों को क्या कर सकते हो भी, कलर भी फील कर सकते हो आप इसके अंदर। आप इस सिलेक्शन की मदद से पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट की कटिंग भी कर सकते हो आप। अब जैसे आप यहाँ देखो, मैंने इस सिलेक्शन को इस ब्लू कलर के पास रख रखा है कुछ इस तरह से, या फिर हम एक काम करते हैं अभी के लिए इन दोनों को ऑब्जेक्ट को हाइड कर देते हैं। अब आपको ध्यान से दिख रहा होगा कि एक ब्लू लेयर दिख रही है हमारे को, यानी कि ब्लू वाला ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर मैंने एक सिलेक्शन बना रखा है। अगर मैं डिलीट करूंगा तो जितना पार्ट इस ब्लू वाली लेयर के ऊपर जा रहा होगा, ब्लू वाली शेप के ऊपर जा रहा होगा, उतना पार्ट क्या होगा उसका डिलीट हो जाएगा। ये देखो कुछ इस तरह से, ये देखो ये डिलीट हो गया। तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि देखो एक डिजाइन टाइप का फॉर्मेट क्रिएट हो रहा है मेरा, यानी कि कुछ मैं इस तरह से लॉजिक लगा के क्या बना सकता हूँ, अपनी डिजाइन क्रिएट कर सकता हूँ। ऐसे मुझे ऊपर से डिलीट करना है तो मैंने एक और सिलेक्शन बनाया कुछ इसी तरह से, और इसके कॉर्नर्स के ऊपर कुछ इस तरह से वापिस से इसको सेट कर दिया यूं लाकर, ये देखो, और फिर यहां से भी इसको डिलीट कर दिया। तो ये देखो कुछ इस तरह से मैं शेप्स वगैरह क्रिएट करवा सकता हूँ। सिलेक्शंस का यूज करके मैं ऑब्जेक्ट की कटिंग भी कर सकता हूँ, और तो और मैं इन सिलेक्शंस का यूज करके अगर मैं इसमें कोई कलर फील करना चाहता हूं तो मैं इसमें इस तरह से कोई कलर भी फील कर सकता हूं कुछ इस तरह से। तो ये आपको देखने को समझने को मिल गया होगा भाई, एक सिलेक्शन ऐसी चीज है जिसमें आप कलर भी फील कर सकते हो और उसकी मदद से किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट भी कर सकते हो। लेकिन डिलीट ये उसी के ऑब्जेक्ट को करेगा जिसकी लेयर सेलेक्टेड है और जिसके ऊपर वो सिलेक्शन जा रहा है। अब हम बात करते हैं इस सिलेक्शन की प्रॉपर्टीज के बारे में। देखो अगर मैं इस सिलेक्शन पे क्लिक करता हूं तो इसकी देखो कितनी प्रॉपर्टीज आ रही है यहाँ पे, ये सारी प्रॉपर्टीज है इस सिलेक्शन की। तो पहले आज हम इस सिलेक्शन की सारी प्रॉपर्टीज को क्लियर करते हैं भाई। देखो यहाँ पर क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबली मैं एक नई लेयर क्रिएट कर लेता हूं इस चीज के लिए। यहाँ पर तो मैंने क्या करा, ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पर एक नई लेयर क्रिएट कर ली है बिल्कुल ब्लैंक, और ये ब्लू वाली को भी ऑफ कर देता हूँ। अभी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नई लेयर ले रखी है हमने। ये मान लो कैनवास खाली है और एक नई लेयर है हमारे पास, लेयर 2। अब मैंने क्या करा, ध्यान से समझना, कि मैंने एक सिलेक्शन बनाया है यहाँ पे कुछ इस तरह से, ये बना दिया मैंने सिलेक्शन। अब क्या होता है इस सिलेक्शन के अंदर, अभी आपके पास 4 टाइप के मोड होते हैं, ये दिख रहे हैं चारों मोड। एक होता है न्यू सिलेक्शन, एक होता है एड टू सिलेक्शन, और एक होता है सबट्रैक्ट सिलेक्शन, और एक होता है इंटरसेक्ट सिलेक्शन। आपको अगर नाम याद रखने में दिक्कत आ रही है, नो प्रॉब्लम, आप माउस ले जाके छोड़ दो उसके पास, वो अपने आप नाम बता देगा आपको अपना। एड टू सिलेक्शन, इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप सिलेक्शन में कुछ और ऐड करना चाहते हो तो आप एक सिलेक्शन में दूसरा सिलेक्शन भी क्या कर सकते हो भाई, ऐड कर सकते हो। जैसे कि अभी हमें न्यू सिलेक्शन की बात करता हूँ। न्यू सिलेक्शन का मतलब होता है कि मैं हर बार, अभी हमने कौन सा ऑप्शन सेट कर रखा है, न्यू सिलेक्शन। इसका मतलब है कि अगर मैं कोई भी सिलेक्शन क्रिएट कर रहा हूं यहाँ पे इस जगह पे, तो वो हर बार नया सिलेक्शन बनना चाहिए। यानी कि अब जैसे सपोज करो अभी हमने सिलेक्शन बना रखा है सर्कल, अब मैं कोई दूसरा सिलेक्शन बनाऊंगा तो वो पहले वाला क्या हो गया, रिमूव हो गया, हट गया वो, यानी क्योंकि हमने इसको ऑर्डर दे रखा है कि आपको हर बार नया सिलेक्शन ही बनाना है। ये देखो मैं जब भी सिलेक्शन क्रिएट कर रहा हूं तो पुराना वाला सिलेक्शन क्या होता जा रहा है, हटता जा रहा है, और नया सिलेक्शन बन रहा है। लेकिन नहीं, हम चाहते हैं कि हमारे पास जो पहले वाला सिलेक्शन है वो भी रहे और साथ में एक दूसरा सिलेक्शन भी इसके अंदर क्रिएट हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा भाई, यहां पे ले लूंगा एड टू सिलेक्शन। एड टू सिलेक्शन का मतलब हो गया कि जो सिलेक्शन पहले से बना हुआ है वो भी मौजूद रहना चाहिए और नया सिलेक्शन भी इसमें क्रिएट हो जाना चाहिए। अब देखो मेरा ये सिलेक्शन बना हुआ है, अब मैं एक और सिलेक्शन बना रहा हूं तो देखो पहले वाला सिलेक्शन रिमूव नहीं हुआ। इस तरह से मैं कितने भी सिलेक्शंस यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। देखो मैं बहुत सारे सिलेक्शंस बना रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो रही है इसको, ये ऑटोमेटिकली बनाता ही जाएगा। जितना सिलेक्शन आप इसमें बनाना चाहते हो उतने सिलेक्शंस आप बना सकते हो कुछ इस तरह से। कारण क्योंकि हमने इसको एड टू सिलेक्शन कर रखा है। एड टू सिलेक्शन का मतलब हो गया कि आप सिलेक्शन को ऐड करवाना चाहते हो, पुराने सिलेक्शन को हटवाना नहीं चाहते। अब अगर मैं कलर फील करूंगा तो सब में कलर फील होगा। ये देखो कुछ इस तरह से सर्कल से बना दिया मैंने, डॉट डॉट से इनको बना सकता हूं मैं कुछ इस तरह से एक साथ सिलेक्शन क्रिएट करके। ठीक है, चलो ये तो बात हुई कि हम एड टू सिलेक्शन की मदद से बहुत सारे सिलेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं एक ही कैनवास पे। लेकिन इस एड टू सिलेक्शन की मदद से जो सिलेक्शन आपने बना रखा है कुछ इस तरह से, तो आप इस सिलेक्शन में कोई दूसरा सिलेक्शन भी क्या कर सकते हैं भैया, ऐड कर सकते हैं। ये देखो कुछ इस तरह से, जैसे मान लो मैंने अभी एक सिलेक्शन या बीच में बना देता हूं मैं कुछ इस तरह से, मैंने एक सिलेक्शन बना दिया। अब मेरे को इस सिलेक्शन में कुछ सिलेक्शन ऐड करना है तो मैंने क्या करा, एक सिलेक्शन और लिया और इसी के पास से होके निकाल दिया कुछ इस तरह से। तो देखो ये इसमें ऐड हो गया होगा, ये आपको देखने को मिल रहा होगा कि इस पार्ट के अंदर ही क्या हो गया, ऐड हो गया। यानी ये सिलेक्शन जैसे मैंने इसके ऊपर से निकाला तो
ये सिलेक्शन और पुराना वाला सिलेक्शन क्या हो गया, आपस में ऐड हो गए। अब मैं चाहूं तो इसमें जैसे कोई कलर फील करता हूं, तो देखो मैं कुछ इस तरह से इसमें क्या कर सकता हूं भाई, कलर भी फील करवा सकता हूं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं सिलेक्शंस को आपस में क्या कर सकता हूं भाई, ऐड भी कर सकता हूं। तो ये तो था मेरा सिलेक्शन को ऐड करना। अब ऐसा नहीं है कि आप सर्कल के अंदर सिर्फ सर्कल को ही ऐड कर सकते हो, आप चाहो तो सर्कल के अंदर स्क्वायर को भी ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने ये सर्कल बना दिया है ना, अब इस सर्कल के अंदर मेरे को ये आधा सिलेक्शन चाहिए डी टाइप में, तो मैंने क्या करा, इस जगह पे या तो मैं ऐड करूं या इसको सब्ट्रैक्ट करूं, लेकिन मैं चलो अभी इसको यहां से सब्ट्रैक्ट करता हूं। तो ये मैंने सब्ट्रैक्ट वाला ऑप्शन ऑन कर लिया, और उसके बाद मैंने सोचा कि भैया मेरे को इसको मतलब सब्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, काटना है मुझे, ऐड नहीं करना है, उल्टा घटाना है इसमें से कुछ। तो फिर मैंने बोला किससे घटाना है, बोले रेक्टेंगल से घटाना है। तो मैंने इतना पार्ट सेलेक्ट करा, 1 मिनट, वो शायद हुआ नहीं, यहां से सेलेक्ट करा मैंने इसको, और फिर मैंने इतना पार्ट सेलेक्ट करा। तो देखो जितना पार्ट मैंने इस सिलेक्शन के ऊपर दूसरा सिलेक्शन बनाया ना, तो वो जो पार्ट इसमें सेलेक्ट हो रखा है वो पार्ट हट जाएगा आपका, ये हट गया देखो, और सिर्फ इतना सा ही पार्ट रह गया। यानी इसने क्या कर दिया, उस पर्टिकुलर एरिया में से इस एरिया को क्या कर दिया, इसने माइनस कर दिया, क्योंकि हमने कौन सा ऑप्शन ले रखा है भैया, माइनस सिलेक्शन ले रखा है, सब्ट्रैक्ट टू सिलेक्शन ले रखा है। तो सब, और फिर जब मैं इसमें कलर फिल करूंगा तो देखो कुछ इस तरह से शेप मेरे पास क्रिएट हो जाएगी, यानी कि एक डी टाइप की शेप बन जाएगी आपकी, ये कुछ इस तरह से। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि हम सिलेक्शंस के अंदर भी सिलेक्शंस को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जैसे मुझे इसमें कोई सिलेक्शन ऐड करना है तो मैंने रेक्टेंगल लेके इसमें कुछ ऐसे ऐड कर दिया। तो देखो आप कुछ इस तरह से इसमें क्या कर सकते हो, अपने कुछ सिलेक्शंस को ऐड भी कर सकते हो। ये देखो कुछ इस तरह से आप ऐड कर रहे हो, तो ये ऐड हो रहा है ना इसके अंदर भाई, जितना पार्ट आप इसमें ऐड कर रहे हो वो देखो वो पार्ट इसमें ऐड होता जा रहा है। फिर अगर मैं इसमें कलर फिल करूंगा तो कुछ इस तरह से फील हो जाएगा। तो आप ये देख लो कि अगर आप सिर्फ सिलेक्शन का यूज करके, इन चारों ऑप्शन का यूज करके, जिसमें आप सिलेक्शन को आपस में ऐड भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो, इन सब ऑप्शंस का यूज करके आप एक नए नए ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो भैया। यहाँ पे मैंने सिर्फ आइडिया दिया है, अब देखो ऑब्जेक्ट कैसे कैसे बनाने हैं ये तो आपके हाथ में होगा कि आपको कैसी कैसी डिजाइन देनी है उसको प्लस माइनस करने के हिसाब से, ठीक है। जैसे सपोज करो कि मैंने एक सिलेक्शन बनाया है यहाँ पे, ये कुछ इस तरह से, अब मुझे इसको माइनस करना है, तो मैंने सर्कल से माइनस करना है, मैंने सर्कल लिया और मैंने माइनस ले रखा है, और मैंने एक सर्कल बना दिया कुछ इस तरह से इसके पास जाके। या फिर 1 मिनट, हम क्या करते हैं, थोड़ा बड़ा सिलेक्शन ले लेते हैं जो इससे कटिंग में चला जाए, इससे कट हो जाए वाला पार्ट। ये देखो ये मैंने इतना इतना पार्ट लिया और इसको सिलेक्शन में काट दिया, ये कुछ इस तरह से। तो देखो ये पार्ट कट गया होगा मेरा, और एक अलग से एक एरिया बन गया मेरा, और मैंने इसमें कोई भी कलर फिल कर दिया कुछ भी, और आप इस ऑब्जेक्ट को उठा के अपने कॉर्नर्स पे सेट कर दोगे कुछ इस तरह से, कर दिया आपने। अब मैं इसी की डुप्लीकेट बनाकर भी ला सकता हूँ, ऑल्ट दबाकर मैंने इसकी डुप्लीकेट बनाई, कंट्रोल टी किया और इसकी पोजीशन चेंज कर दी, इसको हॉरिजॉन्टिकल कर दिया और फिर इसको वर्टिकल कर दिया और नीचे लाके सेट कर दिया कुछ इस तरह से। इसी तरह से मैं इसके साइडों में भी लगा सकता हूँ, यहाँ पर मतलब कुछ मुझे पॉइंट यहाँ पर भी लगाना हो, और फिर मेरे को इसमें कोई कलर फिल करवाना हो, देन मैं इसमें कोई भी कलर फिल करवा सकता हूँ कैनवास के अंदर। तो मैंने एक नई लेयर ले ली कैनवास में कलर फिल कराने के लिए, और इसमें एक कलर फिल करा दिया और इसको रखा मैंने इसके ऊपर। तो ये देखो यहाँ पर मेरा एक पॉइंट कट के आ रहा होगा, डिजाइन बन के आ रही होगी एक कॉर्नर से, यहाँ से देखो कुछ इस तरह से मैंने एक शेप बना दी, एक आर्टिस्टिक टाइप की डिजाइन क्रिएट कर दी यहाँ पे। तो ये काम किससे पॉसिबल हो पाया, सिर्फ एक सिलेक्शन टूल की मदद से। मैंने किया कुछ भी नहीं है, एक स्क्वायर के अंदर एक सर्कल से माइनस करा उस पार्ट को और कुछ इस तरह से बन गया। तो भी ये चीजों में आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा भी कि किस चीज में मुझे किस चीज को कितना काटना है, कितना ऐड करना है। कोई जरूरी नहीं है मुझे माइनस ही करना पड़े, मैं किसी चीज को ऐड भी कर सकता हूँ, माइनस भी कर सकता हूँ। अब जैसे देखो लास्ट ऑप्शन आता है इसके अंदर हमारे पास ये वाला, इसे बोलते हैं इंटरसेक्ट सिलेक्शन। भैया इंटरसेक्ट सिलेक्शन का काम क्या होता है, ये क्या करता है, ना तो माइनस करता है ना प्लस करता है, ये दोनों का ही काम करता है। जैसे कि देखो यहाँ पर मैंने एक सर्कल बनाया इस जगह पे, अब एक सर्कल ये बना दिया मैंने, और अब मैंने इसके पास यहाँ पर एक और सर्कल बना दिया कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इन दोनों इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, जब दो सिलेक्शन आपस में मिलते हैं, ऐड सिलेक्शन तो उनको ऐड कर देता है, माइनस सिलेक्शन उनको माइनस कर देता है, और इंटरसेक्ट सिलेक्शन क्या करता है भाई, वापिस से दिखा रहा हूं मैं आपको। इंटरसेक्ट सिलेक्शन क्या करेगा कि जितना एरिया उन दोनों का मिल रहा है, यानी जो कॉमन एरिया बन रहा है इन दोनों का, या देख लो
ये बीच वाला पार्ट कॉमन बन रहा है इनका, तो ये जैसे मैं एक सिलेक्शन छोड़ूंगा तो सिर्फ उतना ही सिलेक्शन रह जाएगा, बाकी का हट जाएगा। तो इंटरसेक्ट सिलेक्शन क्या करता है, जो कॉमन सिलेक्शन बनता है उसको रखता है, बाकी को हटा देता है। तो ये देखो कुछ इस तरह से ये बन के रह जाएगा। ये बन गया यहाँ पर आपके सामने। अब जैसे मैं इसके अंदर कोई कलर फिल करता हूं तो मैं यहाँ पर आकर इसके अंदर कोई भी कलर फिल करा सकता हूं कुछ इस तरह से। होगा कि मुझे इसको करने के लिए कुछ भी क्रिएट करना नहीं पड़ा। देखो कितनी आसानी से मेरी एक लीफ बन गई यहाँ पर, सिर्फ सिलेक्शंस का इस्तेमाल करके बनाया मैंने इसको, और कुछ भी नहीं किया। यहां तक आ गई क्या बात समझ में? तो आपने सिलेक्शंस का कमाल देखा कि इन सिलेक्शंस की मदद से मैं क्या कर सकता हूं, दो सिलेक्शंस को ऐड भी कर सकता हूं, इस ऐड टू सिलेक्शन से, इससे माइनस कर सकता हूं, इससे सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। तो भैया कुल मिला के बात यह है, आपको दिमाग ये लगाना है इसके अंदर प्रैक्टिकल करते वक्त कि आपको आपस में बहुत सारे सिलेक्शंस को प्लस करना है, यानी ऐड करना है, माइनस करके देखना है, और एक नई नई क्रिएटिविटी लानी है, शेप्स बनानी है आपको। बस आपका टास्क यही है कि आपको एक नई नई शेप बनानी है, अलग अलग स्टाइल में। आपको सर्कल में सर्कल के अंदर स्क्वायर को प्लस करना है या माइनस करना है, या सर्कल में सर्कल को प्लस माइनस करना है, स्क्वायर में स्क्वायर को प्लस माइनस करना है। किसी में किसी को भी प्लस माइनस कर सकते हो, इंटरसेक्ट कर सकते हो, और एक नई डिजाइन बना सकते हो आप कुछ इस तरह से। तो अब जैसे मेरे पास एक लीफ बन गई सिलेक्शन की मदद से, अब मैं इस लीफ का देखो डुप्लीकेट बना सकता हूं और इससे और अच्छी क्रिएटिविटी क्रिएट कर सकता हूं। कैसे? जैसे मेरे पास यहाँ पर ये लीफ बन गई, अगर मुझे इसे छोटा बड़ा करना होगा जब भी, तो मैं कंट्रोल टी प्रेस करूंगा। कंट्रोल टी प्रेस करते हैं आपको मालूम है हमारे पास क्या आ जाता है भाई, ये चारों तरफ फ्री ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है इसका, जिसकी मदद से मैं देखो यहाँ से कॉर्नर से पकड़ के इसको छोटा बड़ा भी कर सकता हूं, जितना मुझे इसको छोटा बड़ा करना है। अभी मैंने इसको इतना रखा। अब जब देखो यहाँ पर आपको कंट्रोल टी में चारों तरफ तो बटन दिख ही रहे होंगे, लेकिन सेंटर में भी एक पॉइंट दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा है पॉइंट, सेंटर का पॉइंट। इस सेंटर पॉइंट से क्या होता है कि अगर मैं इसको कॉर्नर से ऊपर जाकर यूं घुमाता हूं पकड़ के, तो देखो ये सेंटर से घूम रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, ये जो सेंटर वाला पॉइंट है वो अपनी जगह पे फिक्स है, बाकी चारों तरफ से ये रोटेट हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई मैं इसको यहां से रोटेट नहीं करना चाहता, तो मैंने क्या करा, इस सेंटर पॉइंट को पकड़ के इसके नीचे वाले पॉइंट पे लाके रख दिया। इससे क्या होगा कि ये पर्टिकुलर एरिया इसका ब्लॉक हो जाएगा। तो अब मैं अगर रोटेट करूंगा तो देखो ये यहां से रोटेट होगा इस जगह से, ये देख रहा है आपको कुछ इस तरह से रोटेट हो रहा है अब ये, यानी कि वहां से रोटेट ना होके अब यहां से रोटेट हो रहा है, सेंटर से रोटेट नहीं हो रहा है, ये नीचे से रोटेट हो रहा है, नीचे वाले एरिया को इसने ब्लॉक कर लिया। तो रोटेशन पॉइंट भी आप अपने हिसाब से सेट करवा सकते हो कि भाई मेरे को रोटेशन पॉइंट कहाँ पे रखना है। तो आप कंट्रोल टी करके इसके अंदर इसका ये जो रोटेशन पॉइंट है जहां पर भी सेट कर दोगे, अगर मैं इसको यहां रख दूंगा तो ये यहाँ के हिसाब से घूमेगा, ये देखो अब ये यहाँ के हिसाब से घूम रहा है। तो ये आपकी मर्जी भैया कि आपको रोटेशन पॉइंट कहाँ रखना है। ये बाय डिफॉल्ट कहाँ आता है, सेंटर में आता है, फिर बाद में आप इसे कहीं भी रख सकते हो। अब जैसे मैंने इसकी डुप्लीकेट बना दी एक, यहाँ पर मैंने इसको पकड़ के खींचा और एक इसकी डुप्लीकेट बनाई और इसी के ऊपर लाके रख दिया बिल्कुल, और कंट्रोल टी करके मैंने इसका सेंटर पॉइंट नीचे रखा और इसको थोड़ा सा घुमा दिया कुछ इस तरह से। तो आपको दिख रहा है कि ये एक शेप सी डिजाइन बन के आ रही होगी मेरे पास कुछ इस तरह से आ रही है, जिसमें मैं इसकी कोई अलग अलग लीफ भी दे सकता हूँ। ये देखो कुछ इस तरह से मैं एक शेप भी क्रिएट कर सकता हूँ इसके सामने, यहाँ पर कुछ इस तरह से दो शेप का बना दिया मैंने। और इसी तरह से मैं इन दोनों को मर्ज कर लूं, कंट्रोल ई करके, मैंने आपको कल बताया था मर्ज कर सकते हो, मर्ज करने से ऑब्जेक्ट एक हो जाते हैं आपके। और फिर आप इसकी डुप्लीकेट बना दो और दबा के खींच लो और लाके वापिस यहीं पर सेट कर दो उसके ऊपर, और कंट्रोल टी करके और इसका सेंटर पॉइंट यहीं रखो, और ये कुछ इस तरह से आप घुमाकर इसके पास वापिस से लाकर सेट कर सकते हो। तो ये दिख रहा है आपको कि कुछ इस तरह से मेरा काम हो सकता है। तो देखो यहाँ पर मैंने एक शेप क्रिएट कर ली मेरे हिसाब से। तो आप कुछ भी बना सकते हो। देखो भैया थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है, थोड़ा सा आपको टूल्स के ऑप्शंस को देखना पड़ेगा, इन ऑप्शंस को यूज करके देखना पड़ेगा। मोस्टली आज का मेन टास्क यही है आपका कि एक तो मूव टूल की ये अलाइनमेंट देखने थे और डिस्ट्रीब्यूशन देखना था, और एक ये सिलेक्शंस के ये टूल देखने थे कि आप सिलेक्शंस में कैसे सिलेक्शन ऐड कर सकते हो, माइनस कर सकते हो और इंटरसेक्ट कर सकते हो। बस ये काम था आज का हमारा। और उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है इसमें फेदर। फेदर के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी एक बार और बता देता हूँ। देखो भाई फेदर ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसमें जब हम कलर फील करते हैं तो क्या होता है भैया,
उस ऑब्जेक्ट में जो भी कलर फील होगा वो उसके बिल्कुल कॉर्नर तक फील होता है, बिल्कुल कॉर्नर तक। देख लो, इस कॉर्नर से बाहर कलर नहीं जा रहा होगा। फेदर क्या करता है एक्चुअल में, जो आउटलाइन बॉर्डर होती है आपकी सिलेक्शन की, इसको थोड़ा सा स्मूथ बना देता है। स्मूथ सेंस थोड़ा सा इतना फेदर दे देगा, स्मूथ दे देगा कि जब कोई कलर इसमें आप फील करोगे तो वो बिल्कुल कॉर्नर तक नहीं रहेगा, थोड़ा सा स्प्रे हो जाएगा, यानी कि फैल जाएगा थोड़ा सा। देखो कुछ इस तरह से। तो देखो भाई, फेदर देने के लिए क्या करना है आपको, यहां से ऑप्शन यूज नहीं करना है फेदर का। उसके लिए मैंने एक शॉर्टकट भी बताई थी, जो अपन को प्रेस करनी है कि पहले सिलेक्शन बनाएंगे हम, उसके बाद हम शॉर्टकट दबाएंगे शिफ्ट प्लस F6। शिफ्ट प्लस F6 दबाना है आपको। F6 बटन होता है ना हमारे ऊपर फंक्शन कीज में, F1 F2 F3 इस तरह से F6 आता है, तो शिफ्ट के साथ आपको F6 दबाना है, तो ये फेदर सिलेक्शन ऑप्शन आ जाएगा। इसमें आप जितना ज्यादा फेदर दे दोगे उतना ही आपका बॉर्डर स्मूथ हो जाएगा और कलर उतना ही ज्यादा स्प्रे होगा। तो जैसे कि मैंने इसको 20 दे दिया यहाँ पे अभी, और जब मैं इसमें कलर फिल कर रहा हूं तो आप ध्यान से देखो, इसमें ओनली बॉर्डर बॉर्डर तक ही नहीं है ये कलर देखो किस तरह से फील हुआ है, इसके अंदर कुछ अलग ही स्टाइल में फील हो रहा है, ये देख लो पूरा। यानी कि इसमें कैसे फील हुआ है ये कलर, कि यहाँ के कॉर्नर जो है, इसके आउटसाइड का जो कॉर्नर है वो थोड़ा सा स्मूथ हो गया, जिसकी वजह से कलर देखो एक आउटलाइन तक नहीं है, थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल गया। ये कमाल किसकी वजह से हुआ, फेदर देने की वजह से। याद रखना, फेदर ऑप्शन तभी ऑन होता है जब आपने कोई सिलेक्शन बना रखा हो। अगर मैंने कोई सिलेक्शन नहीं बनाया और मैं शिफ्ट F6 दबा रहा हूं, तो भैया कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं होने वाला शिफ्ट F6 दबाने से। जब तक कोई सिलेक्शन नहीं बनता है तब तक आप कोई भी शिफ्ट F6 दबाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब हम कोई सिलेक्शन बना लेंगे, जैसे कि फॉर सपोज करो मैंने एक यहाँ पे सिलेक्शन बना लिया, ये सर्कल, और फिर मैं इसके अंदर फेदर दे रहा हूँ शिफ्ट F6 से, तो आपका फेदर आ जाएगा। देन आप इसमें कलर फिल कर सकते हो, फिर आप उसको कंट्रोल T करके कितना भी छोटा बड़ा करो तो आपको देखने को मिल रहा होगा कुछ इस तरह से। तो मैंने इसको देखो यहाँ पे लाके सेट कर दिया, इसके बीच में कॉर्नर पे कुछ इस तरह से, ताकि ये मुझे थोड़ा सा फैला हुआ सा दिखे, ये कुछ इस तरह से। आ गई क्या बात समझ में? तो इस तरह से मैं फेदर को भी यूज करके ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा ये ऑब्जेक्ट कैसे काम कर रहा है मेरा। ठीक है, मैं किसी के भी आगे पीछे लगा सकता हूं। तो फेदर का ऑप्शंस का मतलब ये होता है कि अगर हमें कॉर्नर्स को स्मूथ करना हो, कलर उस पर्टिकुलर कॉर्नर तक ही नहीं रखना हो, उससे बाहर भी निकालना हो, तो हम इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादातर इसका इस्तेमाल हम लोग और भी चीजों में करेंगे, जैसे कई चीजों में शेड वगैरह देने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, शेडिंग वगैरह देने के लिए। जैसे देखो शेडिंग कैसे दी जाती है इसके अंदर, कुछ इस तरह से स्टाइलिश तरीके से हम इसमें क्या देंगे, शेडिंग देंगे। देखो शेडिंग देने के लिए मैं भी इसका इस्तेमाल कर सकता हूं। मैं कैसे करूंगा मैं इसका शेडिंग देने के लिए इस्तेमाल, जैसे कि मैंने अभी इस ऑब्जेक्ट को तो यहाँ से फिलहाल हटा देता हूं मैं। अभी इन ऑब्जेक्ट्स को तो मैंने यहाँ से हटा दिया। अब मैंने क्या करा, ध्यान से देखना आप, कि मैंने एक सिलेक्शन बनाया यहाँ से रेक्टेंगल टाइप का, और कुछ इस तरह से मैंने एक स्क्वायर बना दिया और इसमें एक व्हाइट कलर फिल करवा दिया। ऐसा कुछ नई लेयर लेके मैंने इसमें एक व्हाइट कलर फिल करवा दिया, ये हो गया मेरा। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर इसके नीचे थोड़ी शेडिंग देनी है, यानी कि शेडो दिखानी है। तो मैंने क्या करा, फिर से सिलेक्शन बनाया और एक नई लेयर ली और शेडिंग वाली लेयर को नीचे वाली लेयर पे रखा, क्योंकि शेडो तो इसके नीचे ही आएगी। तो मैंने इतना इतना पार्ट सेलेक्ट करा जहां पर मुझे शेडिंग देनी थी, सिर्फ इतना इतना पार्ट। कुछ इस तरह से मैंने इसका सिलेक्शन क्रिएट करा एंड देन मैंने यहां रखा, और फिर मैंने क्या करा, इसको यहां पर आकर मैंने शिफ्ट F6 दबा दिया इसके ऊपर, और मैंने इसको 100 का फेदर दे दिया, या कुछ ज्यादा हो गया 100, कम दे देते हैं हम लोग। शिफ्ट F6 से मैं इसको दे देता हूँ सिर्फ 50 का फेदर दे देता हूँ, और फेदर देने के बाद मैंने इसमें ब्लैक कलर डाल दिया कुछ इस तरह से। तो अब आपको देखने को मिल रहा होगा, देखो कि ये चीज उठी उठी सी दिख रही होगी आपको। अगर मैं इसके नीचे एक कलर और डाल देता हूँ, एक नई लेयर लेकर, अगर मैं इसमें एक और व्हाइट कलर डाल देता हूँ कुछ इस तरह से, तो देखो ये चीज आपको थोड़ी सी उठी उठी सी दिख रही होगी। जैसे ये पेपर का ये वाला हिस्सा थोड़ा सा उठा उठा सा दिख रहा होगा, मैं शेडो को थोड़ा सा अंदर की तरफ और ले जा सकता हूँ, तो मुझे कुछ ये इस तरह से दिखाई देगा। अब आ रही है आपको थोड़ी बात समझ में कि शेडो का कमाल क्या होता है। शेडो की मदद से हम किसी भी चीज को उठा हुआ दिखा सकते हैं, शेडो की मदद से हम किसी भी चीज का ट्रांसपेरेंट दिखा सकते हैं, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और ये शेडो जो बनती है फोटोशॉप के अंदर, वो फेदर की मदद से ही बन सकती है। इज दैट क्लियर? यस सर। आपको बात समझ में आ गई होगी। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत?
अरे किसी को कुछ पूछना है क्या अब तक जो आपने ऑप्शन नहीं में से? हाँ नहीं सर नहीं। ज्यादा हो जाएगा ये, हाँ?